विराट नगर के राजा विराट सेन एक बहुत ही बलवान और वीर योद्धा था। उसकी वीरता के चर्चे दूर दूर के राज्यों तक फैले हुए थे। राजा विराट सेन के 4 बेटे थे और चारों राजकुमारों को जंगल में शिकार खेलना बहुत ही पसंद था और अक्सर वो शिकार खेलने के लिए जंगल जाया करते थे। एक दिन राजा ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें समझाते हुए कहा, मेरे बेटों, अब तुम चारों जवान हो चुके हो, इसलिए अपनी मर्जी से तुम चाहे जहाँ पर घूम फिर सकते हो। लेकिन तुम लोग मेरी एक बात को कभी मत भूलना, तुम लोग जब भी शिकार खेलने के लिए जाओ तो हमारे राज्य की दक्षिण दिशा की तरफ कभी मत जाना। गलती से भी कभी दक्षिण दिशा की तरफ अपने घोड़े मत दौड़ाना। अगर भूल कर भी तुम में से कोई राजकुमार राज्य के दक्षिण दिशा की तरफ चला गया तो वह किसी बड़े संकट में फंस जाएगा। राजा के चारों बेटों ने अपने पिता की बात को बड़े ध्यान से सुना और फिर राज्य की दक्षिण दिशा की तरफ न जाने का वचन देते हुए कहा, पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आपकी बात को हमेशा याद रखेंगे और कभी भी राज्य के दक्षिण में शिकार खेलने के लिए नहीं जाएंगे। इस तरह से कई दिन गुजरे। चारों राजकुमार अपने पिता के द्वारा बताई गई दिशाओं में ही शिकार खेलने के लिए जाते थे। वह कभी भी राज्य की दक्षिण दिशा की तरफ नहीं गए। इस प्रकार वह कई दिनों तक शिकार खेलते रहे। एक दिन की बात है जब राजा के चारों बेटे जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। पूरा दिन वहाँ शिकार ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला। अब शिकार ढूंढते ढूंढते शाम हो चुकी थी, तो चारों राजकुमार पूरा दिन जंगल में भटकने के बाद उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। इस बात से वे लोग बड़े ही निराश थे। भैया, एक बात जो मुझे बहुत ही परेशान कर रही है कि हमारे पिताजी ने हमें कभी भी शिकार पर जाने से मना नहीं किया, लेकिन फिर भी पिताजी ने हमें राज्य की दक्षिण दिशा में शिकार खेलने से क्यों मना किया है? आखिर इसमें क्या रहस्य है? पिताजी ने हमें ऐसा कहा है तो जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लगता है कि पिताजी ने बाकी तीनों दिशाओं के राजाओं को तो हरा दिया है, लेकिन वह दक्षिण दिशा की तरफ जो राज्य है उसके राजा से जरूर हार गए होंगे, इसलिए उन्होंने हमें दक्षिण दिशा में जाने से मना किया है। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। भैया, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हमारे पिताजी दक्षिण दिशा की तरफ जो राजा है उनसे युद्ध में हार गए हैं और उसी राजा के डर से हमारे पिताजी ने हमें वहां जाने से मना किया है। मेरा तो मानना है कि हमें कल सुबह राज्य के दक्षिण दिशा में जाकर देखना चाहिए और इस भेद का पता लगाना चाहिए। वैसे भी हम चारों युद्ध कला में माहिर हैं और हमारी वीरता के सामने भला कौन टिक पाएगा? बल्कि ऐसा करने से राज्य में हमारी प्रशंसा और भी होगी। छोटे राजकुमार की बातें सुनकर बड़े भाइयों को भी यही लगने लगा कि शायद उनके पिता सचमुच दक्षिण दिशा की तरफ वाले राजा से युद्ध में हार गए। तब बड़े भाई ने कहा, ठीक है, कल हम सभी दक्षिण दिशा के जंगल में जाएंगे और इस बात का पता लगाएंगे कि क्या सचमुच हमारे पिता इसी राजा से युद्ध में हार गए हैं। इस तरह से वह चारों भाई इस बात के लिए तैयार हो गए। यह बात तय करने के बाद चारों राजकुमार अपनी महल पे वापस लौट आए। अगले दिन जब सुबह हुई तो चारों राजकुमार अपने पिता से कहा,
पिताजी आज शिकार करने के लिए हमारे कुछ मित्र भी आ रहे हैं, इसलिए हमें लौटने में कुछ देर हो जाएगी। अगर हमें ज्यादा देर हो गई तो आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक है बेटो, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे तुम चारों की वीरता पर पूरा विश्वास है। फिर भी तुम यह कोशिश करना कि जल्द ही वापस लौट आएं। इसके बाद वह चारों भाई अपनी अपने घोड़ों पर बैठकर शिकार करने के लिए चल पड़े। वह चारों भाई राज्य की दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे थे। कुछ देर तक चलने के बाद वह अपने राज्य की सीमा से बाहर आ चुके थे। राज्य की सीमा पार करने के बाद चारों राजकुमारों ने अपने साथ लाए हुए घोड़े वहीं पर छोड़ दिए। वह आगे की तरफ बढ़ने लगे। चारों भाई पैदल पैदल चलते हुए जंगल के रास्ते पर बढ़े चले जा रहे थे। जब वे लोग बहुत दूर निकल आए तो वहाँ पर जंगल और भी ज्यादा घना होता जा रहा था। पैदल चलते चलते चारों राजकुमारों को बहुत जोर से प्यास लगने लगी थी। तब चारों राजकुमार एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गए। उनकी प्यास अब बढ़ती ही जा रही थी। जंगल में उन्हें कहीं पर भी पानी नहीं मिला। इधर धीरे धीरे सूरज ढल चुका था। जंगल में बहुत ही अंधेरा हो गया था। तब छोटा राजकुमार उस पेड़ पर चढ़ गया। उसे जंगल में ही थोड़ी दूरी पर एक घर दिखाई दिया। यह एक कच्चा घर था। उसके बाहर आग भी जल रही थी। छोटे भाई ने जब घने जंगल में एक घर देखा तो झट से वह पेड़ से नीचे उतरा और अपने बड़े भैया से कहने लगा, भैया आप चिंता की कोई बात नहीं, आपकी प्यास अब बुझने ही वाली है। तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम इतने खुश नजर आ रहे हो? भैया मैंने देखा कि यहाँ से कुछ ही दूर पर एक कच्चा मकान है और वहाँ पर आग भी जल रही है। अगर हम चारों उस घर तक पहुँच जाएं, तो वहाँ पर हमें पानी जरूर मिल सकता है। छोटे भाई की यह बातें सुनकर सभी लोग बहुत ही खुश हुए। अब वह चारों उस जगह पर पहुंच गए जहां पर वह कच्चा घर बना हुआ था। उस घर के बाहर एक कुआं भी दिखाई दे रहा था। कुएं को देखकर चारों भाई खुशी से उछलने लगे। जब उन्होंने कुएं के अंदर झांका तो देखा कि कुआं पानी से भरा हुआ था, मगर पानी बहुत ही नीचे था। कुएं के पास एक बाल्टी रखी हुई थी, मगर उस बाल्टी में रस्सी नहीं थी। अब वे चारों सोचने लगे, भाई पानी तो मिल गया है, लेकिन बिना रस्सी के पानी कैसे निकालेंगे? और अगर जल्दी ही हमें पानी ना मिला तो हम प्यास से यहीं मर जाएंगे। मैं जाकर घर में पूछता हूँ, यहाँ कोई ना कोई तो रहता होगा। जब घर के बाहर कुआं है तो जरूर घर के अंदर रस्सी भी होगी। ठीक है, तुम जल्दी से जाओ और उस घर में से रस्सी लेकर आओ। बाकी तीनों भाई वहीं कुएं के पास रुक गए और छोटा भाई रस्सी लेने के लिए उस घर के दरवाजे पर गया। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने जोर से आवाज लगाई, क्या इस घर में कोई रहता है? तो हमें रस्सी दे दीजिए ताकि हम कुएं से पानी निकालकर पी सकें। जैसे ही छोटे भाई ने आवाज लगाई तो घर के अंदर से एक बहुत ही सुंदर लड़की निकली। राजकुमार ने उस लड़की से विनती की, सुनिए, हम चारों भाई प्यास के मारे बहुत ही व्याकुल हैं। मेरे बाकी भाई इस समय उस कुएं के पास बैठे हैं। आप मेहरबानी करके हमें एक रस्सी दे दीजिए ताकि हम पानी पी सकें। वह लड़की बहुत ही सुंदर थी।
और छोटा राजकुमार भी बहुत ही रूपवान था। लड़की राजकुमार को देखते ही उस पर मोहित हो गई और मन में सोचने लगी, आज तो घर बैठे ही राजकुमार चला आया है। इस खूबसूरत नौजवान को तो मैं अपना पति बनाऊंगी। वह लड़की दरवाजे पर खड़ी खड़ी राजकुमार को देखती ही रह गई। राजकुमार ने कहा, आप किस सोच में पड़ गए? अगर आपके पास रस्सी है तो मुझे दे दीजिए। ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं अपनी बड़ी बहन से पूछ कर आती हूँ। ये कहते हुए वह लड़की घर के अंदर चली गई और अपनी बड़ी बहन से कहने लगी, बहन, एक नौजवान आया है जो देखने में कोई राजकुमार सा लगता है। वह दरवाजे पर खड़ा है और रस्सी मांग रहा है। बेचारे का प्यास की मारे बुरा हाल है। इतनी बात सुनकर उसकी बड़ी बहन भी दरवाजे पर आ गई और राजकुमार को देखने लगी। तब राजकुमार ने कहा, देवी जी, अगर आपके घर में रस्सी है तो कृपया करके दे दीजिए ताकि हम चारों भाइयों के प्राण बच जाएं। छोटे भाई की बात सुनकर वो लड़की कहने लगी, रस्सी तो आपको हमारे पास मिल जाएगी, मगर आप लोगों को हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर उस शर्त को आपने पूरा कर दिया तो हम आपको रस्सी जरूर देंगे, और रस्सी ही नहीं बल्कि हम खुद आपको पानी पिलाएंगे और हमारे घर में आराम करने के लिए भी आपको चारपाई देंगे। ठीक है, आप रुकिए, मैं पहले अपने बाकी भाइयों से पूछ लेता हूँ। वह जैसा कहेंगे हम सब वैसा ही करेंगे। छोटा भाई भागता हुआ अपने बाकी भाइयों के पास आया और उन्हें सारी बात बताई। भाइयों, पानी तो हमें पीने को मिल जाएगा, मगर उन लड़कियों की कुछ शर्तें हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर हम उनकी शर्तें मान लेते हैं तो हमें पानी भी पीने को मिलेगा और खाना भी मिलेगा और आराम करने के लिए बिस्तर भी मिलेगा। असल में चारों राजकुमार बहुत ही प्यासे थे। उन्हें उस समय कुछ भी सोच नहीं रहा था। वह तो बस पानी पीकर अपनी जान बचाना चाहती थी। बड़े भाई ने कहा, ठीक है भाई, हमें पानी पीने को मिल जाए, हम उनकी किसी भी शर्त को मानने को तैयार हैं। इस तरह से अपने तीनों भाइयों की रजामंदी लेकर छोटा भाई वापस उस घर के दरवाजे पर आ गया और कहने लगा, हमारे जो बड़े भैया हैं वह आपकी हर शर्त मानने को तैयार हैं, लेकिन आप जल्दी से हमें पानी पिला दीजिए और यह भी बता दीजिए कि आपकी शर्त क्या है। नौजवान, हमारी शर्त यह है कि हम 4 बहनें हैं और हम चारों बहनें बहुत ही सुंदर है। अभी तक हम कुंवारी हैं, क्योंकि आज तक हमें तुम्हारे जैसे सुंदर और बलवान पुरुष मिले ही नहीं। अगर तुम चारों भाई हम चारों बहनों से विवाह कर लो तो हम तुम्हें अपने घर में बिठाकर पानी भी पिलाएंगे, स्वादिष्ट खाना भी खिलाएंगे और आराम करने के लिए नरम मुलायम बिस्तर भी मिलेगा। राजकुमार हैरानी से उस लड़की की बात सुनता रहा और फिर सोचने लगा, यह कैसी शर्त है भला? बिना माता पिता की आज्ञा के हम चारों भाई शादी कैसे कर सकते हैं भैया? छोटा राजकुमार वापस अपने भाइयों के पास आया और उन्हें ये अजीब सी शर्त बताई। भैया, वे 4 बहनें हैं और हमें उन चारों बहनों से शादी करनी होगी, तभी हमें पानी पीने को मिलेगा, नहीं तो हमें प्यासा ही मरना पड़ेगा। सुनो भाइयों, अगर हम जीवित रहेंगे तभी तो हमारा विवाह हमारे पिताजी की इच्छा के अनुसार हो सकेगा, क्योंकि अगर जल्दी ही हमें पानी ना मिला तो हम वैसे भी प्यासे ही मर जाएंगे। अब जो भी होगा देखा जाएगा, पहले पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं।
उसके बाद सोचेंगे कि पिताजी से क्या कहना है। और वैसे भी हम राजकुमार हैं, हम एक नहीं बल्कि कई विवाह कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, इसलिए पहले इन लड़कियों की बात मानकर हमें पानी पीकर अपनी जान बचानी चाहिए। अब चारों राजकुमार उन चारों सुंदर लड़कियों से शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। वे सभी उन लड़कियों की पास गए और कहा, हम चारों भाई आप चारों बहनों से विवाह करने के लिए तैयार हैं। कृपया करके आप हमें पानी पिला दीजिए। यह सुनकर वो चारों बहनें बहुत ही खुश हुई और फिर उन्होंने बड़े ही प्यार से चारों राजकुमारों को पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद जब चारों भाइयों की जान भी जान आई, तो उसके बाद उन लड़कियों ने झटपट बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनाए और चारों भाइयों को भरपेट खाना खिलाया। खाना खा लेने के बाद लड़कियां उन राजकुमारों से कहने लगी, हमने आपको खाना भी खिला दिया और पानी भी पिला दिया। अब हम विवाह की तैयारी करती हैं और आप भी विवाह करने के लिए तैयार हो जाइए। जिस चीज की हमें जरूरत थी वो तो हमें मिल गई। अब अगर हम इनकी कोई शर्त ना भी माने तो यह लड़कियां हमारा क्या बिगाड़ सकती हैं। हम चारों इतने बलवान हैं कि इन कोमल लड़कियों को आसानी से उठाकर पटक देंगे। सुनो लड़कियों, हमें तुमसे कोई विवाह नहीं करना। हमने तो पानी पीने के लिए तुम्हें ऐसा कहा था। असल बात तो यह है कि अपने पिता से बिना पूछे हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। उन राजकुमारों की ऐसी बातें सुनकर वो लड़कियां जोर जोर से रोने लगी। तभी एक दूसरे कमरे का दरवाजा खुला और वहाँ से एक बुढ़िया आती हुई दिखाई दी। वो कहने लगी, क्या हुआ मेरी बच्चियों, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? अम्मा, यह चारों राजकुमार हमसे शादी करने को तैयार थे, परंतु अब यह हमें धोखा दे रहे हैं, शादी करने से साफ मना कर रहे हैं। यह सुनकर बुढ़िया ने चारों राजकुमारों की तरफ गुस्से से देखा और फिर अगले ही पल जोर जोर से हंसने लगी। असल बात तो यह थी कि यह बुढ़िया एक जादूगरनी थी और वह चारों लड़कियां इसकी बेटियां थी। तब बुढ़िया ने राजकुमार से कहा, अगर तुमने मेरी फूल जैसी बेटियों की बात नहीं मानी तो अभी के अभी मैं तुम सबको बकरा बना दूंगी। यह कहते हुए बुढ़िया जादूगरनी ने हवा में अपना हाथ घुमाया और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी और फिर सबसे बड़े राजकुमार की तरफ इशारा करते हुए उसने अपना हाथ घुमाया। अगले ही पल सबसे बड़ा भाई एक बकरे में बदल गया। यह देखकर बाकी तीनों भाई हक्के बक्के रह गए और डर की मारी थर थर कांपने लगी। उनकी सारी बहादुरी दरी की धरी रह गई। जादूगरनी ने कहा, सुनो लड़को, अगर तुमने एक पल की भी देरी की तो मैं तुम सबको हमेशा के लिए बकरा बना दूंगी। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि जैसा मेरी बेटियां कहती है वैसा ही करो। अब राजकुमार ये समझ चुके थे कि वह किसी दुष्ट जादूगरनी के चंगुल में फंस चुके हैं। उन्हें यही लग रहा था कि अब जादूगरनी की बात मानने में ही भलाई है। अम्मा जी ठीक है, हम आपकी बेटियों से शादी करने को तैयार हैं, परंतु आप हमारे बड़े भैया को फिर से इंसान बना दीजिए। छोटे भाई की ऐसी विनती सुनकर जादूगरनी ने बड़े भाई को फिर से बकरे से इंसान बना दिया। सुनो देवियों, हम चारों भाई हैं, आपसे शादी करने को तैयार हैं, हमें माफ कर दीजिए। फिर उन चारों भाइयों का विवाह उन 4 लड़कियों से हो गया। बूढ़ी जादूगरनी ने उन चारों भाइयों को धमकाते हुए कहा,
सुनो लड़को, अगर तुमने कभी गलती से भी इस जंगल को पार करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए बकरा बना दूंगी। फिर चारों राजकुमार अब अपनी पत्नियों के साथ वहीं पर रहने लगे। Here's a look at my week on Facebook Gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, I use groups to see what my friends want to play. Play the games you want and share with friends on Facebook Gaming. यहाँ पर भी चारों राजकुमार अक्सर शिकार खेलने के लिए जंगल में जाया करते थे, परंतु कभी भी वह उस जंगल की सीमा से बाहर नहीं जा सके, क्योंकि बूढ़ी जादूगरनी का खतरा हर समय उन पर बना रहता था। भाई आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है? हमें यहाँ पर इतना स्वादिष्ट भोजन मिलता है, उसके बाद भी तुम सूखते ही जा रहे हो। क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? भैया, मेरी पत्नी मुझे प्यार से खाना नहीं खिलाती है। जब भी उसके साथ खाना खाने के लिए बैठता हूँ तो वह दूसरी तरफ मुंह करके रोना शुरू कर देती है और फिर उसे रोता हुआ देखकर मुझसे खाना खाया नहीं जाता और मैं भूखा ही रह जाता हूँ। वह मुझे इसका कारण भी नहीं बताती। इस बात के पीछे जरूर कोई ना कोई वजह तो होगी। भला वह तुम्हें खाना खिलाते समय ऐसे ही क्यों रोएंगी? तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि आखिर बात क्या है। भैया, मैंने 1000 बार उससे पूछा कि वह क्यों रोती है, परंतु वह कहती है कि बस मेरी आदत है और कोई ना कोई बहाना बनाकर वो बात को टाल देती है। भैया, इसीलिए मैं दुबला पतला होता जा रहा हूँ। दूसरा कारण यह है कि मुझे अपने घर की भी बहुत याद आती है। माँ और पिताजी की याद आने की वजह से मैं बहुत ही उदास रहता हूँ। ठीक है भाई, आज जब तुम्हारी पत्नी तुम्हें खाना खाने के लिए दे तो तुम अपनी पत्नी से कहना कि मुझे तुम अपने रोने का कारण बताओ, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा और यूं ही भूखा मर जाऊंगा। नहीं भैया, मुझे भूखा नहीं मरना। मैं तो पहले ही इतना कमजोर हो चुका हूँ। एक दिन भी अगर मैं भूखा रह गया तो मर ही जाऊंगा। अरे मूर्ख, तुझे सच में भूखा मरने नहीं कहा है। तुझे तो सिर्फ उस समय नाटक करना है और यह भेद पता करना है कि वह तेरे खाना खाते समय रोती क्यों है। अब यह बात छोटे भाई की समझ में आ चुकी थी। उस दिन जब रात हुई तो छोटे भाई की पत्नी उसके लिए खाना लेकर आई। जैसे ही छोटे भाई ने खाना खाना शुरू किया तो उसकी पत्नी दूसरी तरफ मुंह करके रोने लगी। तब छोटे भाई ने पूछा, नहीं, आज अगर तुमने मुझे यह बात नहीं बताई तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा और अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। नहीं राजकुमार, मैं तो बस यूं ही रोती हूँ। यह तो मेरी आदत है। आप कृपया करके अपना खाना खा लीजिए। नहीं, आज अगर तुमने मुझे यह बात नहीं बताई तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा और अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। नहीं पतिदेव, आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप मर जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मैं तो आपसे बहुत ही प्रेम करती हूँ। अगर आप नहीं मानते तो मैं आपको अपनी रोने का कारण बता ही देती हूँ। राजकुमार, जैसा कि आपको पता है कि हमारी माँ एक जादूगरनी है और वह अपनी जादू के बल पर कुछ भी कर सकती है, परंतु एक दूसरा सच भी है। वो ये है कि वह अपनी जादुई शक्तियों को बढ़ाने के लिए इंसानों की बलि देती है।
और आने वाली अमावस्या की रात को वह आप चारों में से किसी एक भाई की बलि देगी और एक एक करके आप चारों भाइयों की बलि दे देगी। वह अपनी जादुई शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ऐसा करती है, नहीं तो उसकी जादुई शक्तियाँ खत्म होने लगती है। मेरी तीनों बड़ी बहनें इस काम में मेरी माँ की सहायता करती है, परंतु मुझे ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस मैं इसीलिए रो रही थी कि जब एक एक करके आप चारों भाइयों की बलि दे दी जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा। मैं तो आपसे सच्चा प्रेम करती हूँ और आपके साथ ही अपना जीवन गुजारना चाहती हूँ। इस बात को लेकर मैं हमेशा चिंता में रहती हूँ कि मेरी बहनें और मेरी माँ के कारण आप मुझसे दूर हो जाओगे। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे और मेरे भाइयों के प्राण संकट में हैं। क्या तुम्हारी माँ और बहनों से बचने का कोई रास्ता नहीं है? मैं आपको और आपके भाइयों को अपनी बहनों और माँ से बचा सकती हूँ, परंतु इसके लिए मेरी एक शर्त है और आप चारों भाइयों को मेरी वह शर्त माननी होगी। अगर आप मेरा साथ देने को तैयार हो तो आप सभी को मरने से मैं बचा सकती हूँ। ठीक है प्रिय, मैं अपने भाइयों से पूछ कर आता हूँ कि अगर वह लोग भी तुम्हारी शर्त मानने को तैयार होंगे तो फिर मैं आके तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद छोटा राजकुमार जब अपने भाइयों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया तो मौका पाकर वह अपने भाइयों से कहने लगा, बड़े भैया, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरी पत्नी ने मुझे बताया है कि वह क्यों रोती है। उसके रोने का कारण यह है कि बूढ़ी जादूगरनी किसी भी समय एक एक करके हम सभी भाइयों की बलि दे सकती है। ऐसा वह अपनी जादुई शक्तियों को बढ़ाने के लिए करती है। तो भाई, इस संकट से बचने का कोई ना कोई उपाय तो होगा। तुम अपनी पत्नी से इस बारे में पूछो कि क्या हम यहाँ से बचकर भाग सकते हैं। मैंने अपनी पत्नी से पूछ लिया है। उसने बताया कि वह हम लोगों को मरने से बचा सकती है। भाई, तो उस दिन भी एक शर्त लेकर आया था और तेरी उस शर्त के कारण आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए और आज फिर से तू एक शर्त लेकर आया है। जा जाकर कह दे अपनी पत्नी से कि हमें उसकी कोई शर्त मंजूर नहीं है। अरे भाइयों, यह समय आपस में झगड़ा करने का नहीं है। अगर वह लड़की हमारी जान बचा सकती है तो हमें उसकी शर्त मान लेनी चाहिए। छोटे भाई, हम तुम्हारी पत्नी की हर शर्त मानने को तैयार हैं और अपनी पत्नी से कह दो कि वह हम सबकी जान बचा ले। तब छोटा भाई अपने कमरे में गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, मेरे बड़े भैया ने कहा है कि हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। अब तुम यह बताओ कि हमें क्या करना होगा। तुम्हारी शर्त क्या है? पतिदेव, मेरी सिर्फ एक ही शर्त है। वो ये है कि मैं आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मरते दम तक मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। इसीलिए आपको अपने साथ साथ मेरे प्राणों की भी रक्षा करनी होगी। बस यही मेरी शर्त है। प्रिय, अगर तुम मेरी जान बचा रही हो और अपनी बहनों के साथ धोखा कर रही हो तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा हम जरूर करेंगे। तुम बस मुझे यह बताओ कि हमें करना क्या है। आप लोग जब अगली बार जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएं, तो आप चारों राजकुमार एक साथ जाइएगा और फिर आप लोगों को वहां जंगल में जाकर अपने आप को घायल करना होगा। वापस आकर जब मेरी बहनें और माँ आपसे यह पूछे कि जंगल में ऐसा क्या हुआ और आप लोग घायल कैसे हुए, तब आप यह बात बताना
कि जंगल में कुछ लुटेरे आए थे और वह बहुत ही तेज दौड़ने वाले घोड़ों पर सवार थे। उन लुटेरों ने आप पर हमला कर दिया और आपको घायल कर दिया और फिर वह घोड़े दौड़ते हुए यहाँ से चले गए। आप लोगों ने उनका पीछा किया, परंतु वे लोग बड़ी ही तेज दौड़ने वाले घोड़ों पर सवार थे। अगर आप लोगों के पास भी तेज दौड़ने वाले घोड़े होते तो आप उनका पीछा करके उन्हें अच्छा सबक सिखा देते। तब मेरी बहनें आपसे पूछेंगी कि क्या आप ये चाहते हैं, तब आपको बोलना है कि हमें आपके तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दीजिए और मेरी बहनें आपको तेज दौड़ने वाले घोड़े दे देंगी। और वे घोड़े कोई साधारण घोड़े नहीं है, वे ऐसे घोड़े हैं जो पलक झपकते ही आपको इस जंगल से पार लगा देंगे और मेरी माँ को इतना समय ही नहीं मिलेगा कि वो आप लोगों को अपनी जादू के बल पर रोक पाए, क्योंकि वो कोई साधारण घोड़े नहीं है। अगर आप लोग एक बार जंगल से बाहर निकल गए तो आप पर मेरी माँ का जादू का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसका जादू इस जंगल की सीमा तक ही है। इसके बाहर इसके जादू का कोई असर नहीं है। जंगल की सीमा से बाहर उसकी कोई शक्ति काम नहीं करती। अगर आपने एक बार ये जंगल को पार कर लिया तो मेरी माँ और मेरी बहन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इस तरह से आपके प्राण बच जाएंगे। छोटे भाई को अपनी पत्नी की बात समझ में आ गई। और वह तुरंत अपने भाइयों के पास गया और उनको सारी योजना समझा दी। अगले दिन वे चारों राजकुमार शिकार खेलने के बहाने से जंगल में चले गए। जंगल में जाकर उन्होंने एक दूसरे को घायल किया। इसके बाद वे घर वापस आ गए। उनकी पत्नियों ने जब यह देखा कि उनके पति बुरी तरह से घायल हो गए हैं तो वे पूछने लगी, अरे आपकी ऐसी हालत किसने की? इस जंगल में ऐसी किसकी हिम्मत जो हमारे पतियों के साथ ऐसा करे? जंगल में आज लुटेरे आ गए थे। उनके पास बहुत ही तेज दौड़ने वाले घोड़े थे। उन्होंने हम पर हमला किया और हमें घायल कर दिया और फिर अपने घोड़े दौड़ाते हुए सरपट वहां से दौड़ गए। अगर हमारे पास भी तेज दौड़ने वाले घोड़े होते तो आज हम उनका पीछा करके उन्हें आज अच्छा सबक सिखा सकते, परंतु हम तो पैदल थे, इसलिए हम उनसे हार गए। अगर ऐसी बात है तो हम अपनी माँ से कहकर लुटेरों को आपके कदमों में पटक सकती हैं। नहीं प्रिय, ऐसा करना ठीक नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ एक औरत है और अगर वह हमारे दुश्मनों को दंड देगी तो इससे हमारी बदनामी हो जाएगी। सब लोग यही कहेंगे कि राजकुमार तो बहुत ही डरपोक है जो अपने दुश्मनों को किसी औरत से पिटवाता है। अच्छा, तो हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं? तुम इतना करवा दो कि तुम्हारे पास जो तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं वह हमें दिलवा दो, ताकि अगर दोबारा से वह लुटेरे हम पर हमला करें तो हम उनका पीछा आसानी से करके उन्हें खत्म कर सकें और घोड़े मिल जाने पर हम तुम्हारे लिए बढ़िया से बढ़िया शिकार भी करके ला सकेंगे। ये ठीक कह रहे हैं, इन लोगों को घोड़े दे देनी चाहिए। बहन, हमारे पास जो सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं वह इन लोगों को दे दो।
तब सबसे छोटी बहन चारों राजकुमारों को लेकर अस्तबल में गई और उन्हें सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दिए। अगले दिन चारों राजकुमार उन घोड़ों को लेकर जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो छोटी बहन भी सबसे नजरें छुपाकर उनके साथ चली गई। जंगल में पहुंचकर छोटे भाई ने अपनी पत्नी को घोड़े पर बिठाया और फिर चारों भाइयों ने घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़े हवा की रफ्तार से दौड़ने लगे और पलक झपकते ही वे लोग उस जंगल की सीमा से बाहर चले गए। अब वह चारों भाई और सबसे छोटी भाई की पत्नी बिल्कुल सुरक्षित जंगल से बाहर निकल चुके थे। बुढ़िया जादूगरनी को इतना समय ही नहीं मिला कि वह उन चारों भाइयों का बाल भी बांका कर सके। चारों भाई बहुत ही खुश थे और वे सुरक्षित अपने राज्य को वापस लौट गए। जब वे लोग महल में वापस लौटे तो उनके माता पिता उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुए थे। छोटा भाई भी अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खुश था और इस तरह से चारों राजकुमार सुरक्षित अपने महल में वापस लौट आए। प्राचीन काल में विजयगढ़ राज्य में महेंद्र प्रताप सिंह राज्य करते थे। उनकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम था अंजना और छोटी रानी का नाम था मधुमती। उनकी दोनों रानियां बहुत ही सुंदर थी। राजा को जंगल में शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वे अपनी दोनों रानियों से विदा लेकर जंगल में शिकार करने निकल गए। काफी समय बीत गया था, राजा को कोई जानवर नहीं दिखा था। लगता है आज कोई भी शिकार हाथ नहीं आएगा। समय भी हो गया है, हम वापस महल चलते हैं। जैसा आप कहें महाराज। जैसे ही राजा ने ये कहा, उन्हें एक शेर दिखाई दिया। वह उस शेर पर हमला करने ही वाले थे कि एक दूसरा शेर उनके पास आकर खड़ा हो गया। सारे सिपाही घबरा गए। जैसे ही उन पर हमला करने के लिए वो कूदा, वैसे ही उसकी गर्दन पर एक हंसिए से हमला हुआ और वह शेर वहीं पर ढेर हो गया। सबने हमला करने वाले की तरफ देखा। सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे मानो वो किसी नगर में नहीं जंगल में रहती हो। राजा उस लड़की के पास गए और उसका धन्यवाद करने लगे। आपके कारण हमारी जान बची है। हम आपकी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चीकू है महाराज। चीकू कोई आम लड़की नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर तेज था और आवाज में खनक थी। आपने हमारी जान बचाई है, इसके बदले आप हमसे कुछ भी मांग सकती हैं। हम मना नहीं करेंगे। आपको मुझे 3 वचन देने होंगे। बोलिए, मंजूर है तो मैं मांगने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं वचन देता हूँ, मांगिए। आपको पहला वचन ये देना है कि आपको अपने महल में एक चीकू का बगीचा लगवाना होगा। ठीक है, हम चीकू का बगीचा लगवा देंगे। और आपका दूसरा वचन ये है कि आप कभी भी हमसे हमारे परिवार के बारे में नहीं पूछेंगे। राजा को ये वचन थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो कहाँ ही इस मुलाकात के बाद उस लड़की से मिलने वाले थे। ठीक है, हम कभी नहीं पूछेंगे। आगे। और तीसरा वचन ये है कि आपको मुझसे शादी करनी होगी, अभी इसी वक्त। राजा को इस बात पर पहले बहुत गुस्सा आया। फिर उन्होंने उस लड़की को ध्यान से देखा। वह बहुत सुंदर थी, उसका कद भी लंबा था और वह गुणवान भी थी। राजा ने ये सोचा कि इस लड़की से शादी करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है,
हम तुमसे अभी इसी समय विवाह करेंगे। जब राजा ने सिपाहियों से विवाह का प्रबंध करने को कहा तो वह हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें वो लड़की एकदम साधारण सी और छोटे कद की दिख रही थी। उन्हें समझ नहीं आया कि राजा ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसी समय राजा और उस लड़की की शादी हो गई। जब महल में ये खबर फैली कि महाराज अपनी तीसरी पत्नी के साथ पधार रहे हैं, तो दोनों रानियों को ये बात समझ में नहीं आई। महाराज तो शिकार पर गए थे, तो फिर ये विवाह कैसे कर लिया उन्होंने? मुझे तो लग रहा है कोई बड़ी बात है दीदी। उन दोनों रानियों को एक ही चिंता सता रही थी कि कहीं राजा की ये तीसरी रानी बहुत सुंदर हुई तो राजा हमेशा के लिए सिर्फ उसी की ही बात सुनेंगे। राजा सभी को चीकू रानी से भेंट करवाने लगे। ये हैं चीकू रानी, इन्होंने आज आपके राजा की जान बचाई है और बदले में हमने अपनी प्रसन्नता से इनसे विवाह किया है। चीकू रानी किसी को सुंदर और लंबी दिखती तो किसी को साधारण और नाटी दिखती। न जाने ये कैसे रानी बन गई। इसका कद तो देखो, ये रानी बन सकती है क्या? एक दिन मैं भी रानी बनूंगी। कितनी सुंदर है हमारी छोटी रानी, चेहरे पर कितना तेज है। ये तो बड़ी साधारण सी लड़की है। वैसा मैं सोच रही थी, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। चलो, अब मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज भी ना किसी भी लड़की को ले आए और अपनी पत्नी बना दिया। जान ही तो बचाई थी, उसके बदले कुछ मुद्राएं दे देते। ऐसी अजीब सी शक्ल की दिखने वाली लड़की से विवाह करने की क्या आवश्यकता थी महाराज को? चीकू रानी का महल में स्वागत किया गया। राजा उन्हें अपने पिता और राजमाता की तस्वीर के सामने ले गए। चीकू रानी, ये मेरे माँ और पिता हैं। आप इनका आशीर्वाद लीजिए। चीकू रानी ने जैसे ही उनका आशीर्वाद लिया, दोनों तस्वीरों से आंसू आ गए। ऐसा लगा कि वो दोनों चीकू रानी के दर्शन की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अब मैं आ गई हूँ, आप दोनों चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर विश्वास कीजिए। मुझे इनकी बहुत याद आती है। सब कुछ मेरे कंधों पर छोड़कर ये चले गए। संभालिए अपने आप को महाराज। चीकू रानी, अब आप आराम कर लीजिए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन राज्य के सेनापति राजा के पास आए। महाराज इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है और फसल अच्छी होने के कारण इस बार लगान भी पिछले साल से अधिक आया है। राजा ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। ये सब हमारी छोटी रानी के कारण हुआ है। उनके कदम इस महल के लिए बड़े ही शुभ हैं। जी महाराज, आप ठीक कर रहे हैं। पिछले कई सालों से बारिश भी ठीक से नहीं हो रही थी, लगान भी पूरा नहीं आता था। राजा ने देखा कि चीकू रानी के आने से महल में अब सारे काम अच्छे से होने लगे थे। ये देखकर राजा को समझ आया कि चीकू रानी बहुत बुद्धिमान है। वे उनसे राज्य के सभी महत्वपूर्ण कामों में सलाह लेने लगे। ये बात दोनों रानियों को अच्छी नहीं लगती थी और वे चीकू रानी से और जलने लगी। मुझे तो लगता है ये नई रानी कोई जादूगरनी है। जरूर इसने कोई तंत्र मंत्र करके सारे महल को जादू कर दिया है। इसीलिए तो सबको वही सही लगती है जो चीकू रानी कहती है। आप सही कह रही हैं। जब से ये आई है, सारी दासियां, सेनापति, यहाँ तक कि हमारे राजा भी बस इसी की ही सुनते हैं। हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। वे दोनों रानियां परेशान थीं कि अगर सब चीकू रानी की बात मानते रहे तो एक दिन उन दोनों का महत्व ही खत्म हो जाएगा। एक दिन चीकू रानी और राजा शतरंज खेल रहे थे, जिसमें चीकू रानी राजा को बार बार मात दिए जा रही थी। आज आपके सितारे चमक रहे हैं छोटी रानी, वरना हमें आज तक शतरंज में किसी ने नहीं हराया। चलिए एक बाजी और हो जाए। इस बार राजा पहली चाल चलते हैं
तभी रानी को कुछ आभास हुआ और वे परेशान हो गईं। महाराज, कोई खतरा मंडरा रहा है। आप जल्द ही सेनापति को बुलाइए और उनसे कहिए कि कुछ गुप्तचरों को लेकर दक्षिण दिशा में जाएं। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये आप क्या कह रही हैं रानी? हम तो यहाँ शतरंज की बाजी खेल रहे हैं और इस बार आपकी चाल है। अच्छा, हम समझ गए। आप हमसे हार न जाएं, इसलिए कहानी बना रही हैं। अपनी चाल चलिए, कोई भी कहानी नहीं चलेगी। नहीं नहीं महाराज, मैं सच कह रही हूँ। दक्षिण दिशा से राज्य पर हमला होने वाला है। आप बात समझिए और जल्दी से गुप्तचरों को रवाना कीजिए। राजा चीकू रानी की बात मानते हैं और सेनापति को बुलाकर उन्हें आदेश देते हैं। सेनापति, किसी गुप्तचर को दक्षिण दिशा की तरफ भेजिए और वहाँ के हालात पता कीजिए। राजा ने जैसा कहा, सेनापति ने वैसा ही किया। रानी का संदेह सही निकला। दक्षिण दिशा से उनके राज्य पर हमला होने वाला था। राजा ने बिना देर किए दक्षिण दिशा के लिए प्रस्थान किया और दूसरी सेना की सारी योजना पर पानी फेर दिया। युद्ध जीतने के बाद सामने वाली सेना के जो भी सिपाही जिंदा थे, उन्हें राजा बंदी बनाकर अपने राज्य में ले आए। उनमें से सेना का सेनापति भी आ गया था। सारा नगर इस खतरे के टलने का उत्सव मना रहा था। राजा जैसे ही युद्ध से लौटे, सीधा चीकू रानी के कक्ष में चले गए। आपने तो हमें हैरान कर दिया। आपको ये सब कैसे पता? शांत हो जाइए महाराज, अभी अभी इतने भीषण युद्ध से लौट कर आए हैं। थोड़ा विश्राम कर लीजिए। आज हमने आपके पसंद का भोजन बनवाया है, आपको बहुत पसंद आएगा। राजा चीकू रानी के गुणों से पहले से ही प्रभावित थे, लेकिन इस घटना के बाद चीकू रानी के लिए उनके मन में प्यार और सम्मान और भी बढ़ गया। हम तो बस इतना ही कहेंगे चीकू रानी कि आज आपने हमारा दिल जीत लिया है। आपके इन शब्दों का बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अब आप आराम कीजिए। नगर में जीत का उत्सव खत्म हुआ और देर रात हो गई। सब सो रहे थे, लेकिन एक चीकू रानी ही थी जिन्हें नींद नहीं आ रही थी। वे अपने कक्ष में यहाँ से वहाँ टहल रही थी। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। चीकू रानी बाहर आई और उन्होंने देखा कि मंजली रानी मधुमती महल से बाहर जा रही थी। अरे, ये तो मधुमती दीदी हैं, लेकिन ये इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? चीकू रानी मधुमती का पीछा करने लगी। उन्होंने देखा कि मधुमती रानी महल के गलियारे से होकर महल के बगीचे में जा रही थी। चीकू रानी भी उनका पीछा करते करते वहां तक पहुंच गई। तभी वहां चीकू रानी को महल का सेनापति दिखाई दिया। अरे, ये तो हमारे महल के सेनापति हैं। ये इतनी रात को क्या कर रहे हैं यहाँ? और मछली दीदी, ये भी वहां जा रही हैं। कुछ तो गड़बड़ है। चीकू रानी बगीचे के पास आ जाती हैं। रानी ने देखा कि मधुमती और सेनापति एक दूसरे से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे। वे एक दूसरे के गले लग गए। ये देख चीकू रानी अपने कक्ष में लौटने लगी। तभी उन्होंने देखा कि रानी मधुमती और सेनापति बगीचे से बावड़ी की तरफ चलने लगे। चीकू रानी भी उनका पीछा करने लगी। चीकू रानी के चेहरे पर आश्चर्य के कोई भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही सब कुछ जानती हो। कुछ देर चलने पर मधुमती और सेनापति कहीं गायब हो गए। चीकू रानी ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। चारों तरफ बहुत अंधेरा था और चांदनी की रोशनी में चीकू रानी को चारों तरफ दरवाजे तो दिख रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं समझ आ रहा था कि वे दोनों किस दरवाजे के अंदर गए हैं। कहाँ गए? कोई बात नहीं, राजमाता ने जो मुझे बताया है उसकी पुष्टि आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। अभी यहाँ रुकने का कोई फायदा भी नहीं है। चीकू रानी अपने कक्ष में लौट रही थी। तभी वे सोचती हैं कि राजा को इस बारे में पता होना चाहिए। जब तक इस बात की पूरी छानबीन नहीं हो जाती, महाराज से इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। चीकू रानी अपने कक्ष में आ गई और सोने का प्रयास करने लगी।
उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उनके साथ में गहरी नींद में सोए राजा के तरफ चीकू रानी देखने लगती हैं। महाराज, आप कितने भोले हैं। आपने आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया है। आप एक नेक दिल इंसान हैं। लेकिन आपको मैं कैसे बताऊं, यहाँ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। कैसे बताऊं कि आपको बर्बाद करने की योजना बनाई जा चुकी है। लेकिन मैं यहाँ इस अनहोनी को रोकने आई हूँ। मुझे किसी के आंसुओं ने यहाँ भेजा है। आप कुछ नहीं जानते महाराज कि मुझे किसने भेजा है। आप तो ये भी नहीं जानते कि राजमाता जीवित हैं। चीकू रानी को कब नींद आई उन्हें पता ही नहीं चला। अगले दिन राजा तैयार हो रहे थे, तभी चीकू रानी वहाँ आ जाती हैं और वे परेशान होती हैं। उन्हें देखकर राजा उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछने लगे। क्या हुआ चीकू रानी, आप इतना परेशान क्यों हैं? मैं परेशान नहीं हूँ महाराज, बस कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हैं आप, हमें भी बताइए। महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे ससुर जी की मृत्यु कैसे हुई? राजा ये बात सुनकर उदास हो गए। आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। आपको ये बात जानने का अधिकार है रानी, हम आपको अवश्य बताएंगे। हमारे पिता हमसे बहुत प्यार करते थे और एक बहुत अच्छे राजा थे। जब हम बड़े हुए तो उन्होंने हमारा राज्याभिषेक कर दिया और खुद सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। हमारी तरह उन्हें भी शिकार का बहुत शौक था। एक दिन वो शिकार के लिए गए। उन्होंने सिपाहियों को रोकने के लिए कहा और खुद ही जंगल चले गए। सिपाही बहुत देर तक उनकी राह देखते रहे, लेकिन वो नहीं आए। जब सिपाहियों ने जंगल में ढूंढना शुरू किया तो उन्हें एक शव मिला। ऐसा लगता था कि किसी जानवर के हाथों वो इंसान मारा गया है। सिपाही ने देखा, शव ने वही वस्त्र पहने हुए थे जो हमारे पिताजी ने पहने थे और उनके हाथ में राज्य खानदान की अंगूठी भी थी। और ये बात साबित हो चुकी थी कि वो शव मेरे पिताजी महाराज का ही था, जिस पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। पूरा नगर शोक में डूबा हुआ था। पिताजी की मृत्यु का सदमा हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हमारा मन राजपाट में कहीं नहीं लग रहा था। हम बिल्कुल टूट चुके थे। फिर एक दिन हमें राजमाता ने बुलाया और कहा, बेटा, उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता। इस महल ने अपने पिताजी महाराज को खोया, तुमने अपने पिता को खोया और मैंने अपने पति को। मुझसे ये दुख सहन नहीं हो रहा है माता, मैं क्या करूं? अपने पिता की दी हुई जिम्मेदारियों को पूरा करो, अपने राज्य को संभालो। देखना, तुम्हारे अंदर अपने आप ही इस दुख को सहने की शक्ति आ जाएगी। हमने भी खुद को ऐसे ही संभाला है क्योंकि हमारे ऊपर आपकी और आपके बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। और इस तरह माता के समझाने पर हमने अपनी जिम्मेदारियों को समझा और आज तक निभाते आ रहे हैं। चीकू रानी ने राजा की सारी बात सुनी। कुछ वक्त के लिए वे दोनों चुप हो गए। कुछ देर बाद चीकू रानी ने महाराज से एक और सवाल पूछा। मुझे बहुत खेद है महाराज कि हमारे पिताजी ससुर इतनी जल्दी इस दुनिया से चले गए। महाराज, आपने मुझे मेरे ससुर जी के बारे में बताया, मुझे अपनी सास और इस राज्य की राजमाता के बारे में कुछ बताइए। राजा ने फिर से उन्हें राजमाता के बारे में बताना शुरू किया। हमारी माँ एक बहुत ही गुणवान और निर्मल स्वभाव की थी। वो सबकी सेवा में लगी रहती थी। दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु भी एक दुर्घटना के कारण हुई थी। एक दिन सुबह वो राजमहल के मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी। उन्होंने अच्छे से पूजा की, लेकिन अचानक मंदिर में आग लग गई। काफी प्रयासों के बाद मंदिर की आग को शांत किया गया।
लेकिन तब तक मंदिर के पुजारी, राजमाता और उनकी एक दासी तीनों जलकर भस्म हो गए थे। पुजारी और राजमाता का शव तो वहां मिला, लेकिन दासी का शव वहां नहीं मिला। ना ही वो दासी कहीं जिंदा दिखाई दी। महाराज, आपको कैसे पता चला कि जो शव वहाँ मिला था वो हमारी राजमाता का ही शव था? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं चिकू रानी? क्या हम अपनी माँ को नहीं पहचानते? हमने उनके हाथों में उनकी शादी की अंगूठी और राज की खानदानी अंगूठी को देखा था। वो हमारी माँ ही थी। महाराज, जिस वक्त मंदिर में आग लगी, क्या वहाँ कोई और भी था? क्योंकि राज्य के लोग भी तो उस मंदिर में जाते होंगे। नहीं रानी, वो मंदिर केवल महल के लिए बना हुआ था। प्रजा उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसके द्वार भी महल के अंदर ही बने हुए थे। माँ के जाने के बाद हमें लगा कि हम अनाथ हो गए हैं। जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। पिताजी के जाने के बाद राजमाता हमारे साथ थी, लेकिन राजमाता के जाने के बाद हमारा कोई सहारा नहीं बचा। लेकिन फिर हमें राजमाता की बातें याद आई। पिता के जाने के बाद उन्होंने हमें सारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया था। हमने खुद को संभाला और राज के कामों में खुद को व्यस्त कर लिया। हमें आप पर गर्व है महाराज। आपने इतना दुख सहकर भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। आप हमारे साथ हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को और अच्छे से निभाने का मन करता है चीकू रानी। हम हमेशा आपके साथ हैं महाराज। चलिए, अब काफी वक्त हो गया है, हम तैयार हो रहे हैं। आप भी जाकर तैयार हो जाइए। तैयार? किस लिए महाराज? अरे, अंजना रानी ने आपको नहीं बताया? हमारा सबसे बड़ा पुत्र इथिराज अपनी शिक्षा पूरी करके महल में लौट रहे हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है महाराज। हाँ, आप भी उनकी छोटी माँ हैं। आप दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे। महाराज, मंजली दीदी, मधुमती और आपके कितने बच्चे हैं? मधुमती और हमारा एक बेटा है। उसकी शिक्षा खत्म होने में अभी 4 वर्ष बाकी है, इसलिए हम इथिराज के आने से बहुत प्रसन्न हैं। आज आपने हमारे माता पिता की बहुत याद दिलाई है रानी। हमें अच्छा लगा कि आपने उनके बारे में हमसे पूछा। वो जीवित होते तो आपसे मिलकर बहुत खुश होते। आपने ठीक कहा महाराज। कुछ देर बाद चीकू रानी राजा से पूछती हैं, महाराज, क्या आपने अपने पहले वचन का पालन किया? हाँ रानी, हमने आपके लिए चीकू का बगीचा लगवा दिया है। कुछ ही समय में आपको ताजा चीकू खाने को मिलेंगे। हमें एक बात समझ में नहीं आई, आपको चीकू के बगीचे में क्या दिलचस्पी है? हमें इस बगीचे में नहीं, चीकू फल में दिलचस्पी है महाराज। हम तो बस हर समय चीकू ही खाते रहते हैं, इसीलिए तो हमारा नाम भी चीकू ही पड़ गया। इथिराज के आने की खुशी में महल में रौनक छाई हुई थी। सब बहुत ही खुश थे। चीकू रानी बड़ी रानी अंजना के पास जाती हैं। उन्हें मंजली रानी मधुमती कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अंजना दीदी, मधुमती दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। हाँ, वो एक दासी के साथ बगीचे से फूल तोड़ने गई थी। हमारे इथिराज को फूल बहुत ही पसंद हैं। हाँ, और उनका कक्ष फूलों से सजाना है और ये काम मधुमती की देखरेख में होगा। ठीक है दीदी, मैं आपके साथ लड्डू बनाने में आपकी सहायता करूं या मछली दीदी के साथ कमरा सजाने में उनकी सहायता करूं? ये छोटी रानी तो बहुत ही होशियार बनती है। क्यों ना आज इससे ही लड्डू बनवाए जाए। देखते हैं इसे लड्डू बनाने आते भी हैं या नहीं। मुझे लड्डू बनाने आते हैं दीदी, आप चिंता ना करें। अंजना रानी ये जानकर हैरान रह गई कि चीकू रानी ने कैसे उनके मन की बात जान ली। हे भगवान, अभी तो मैंने इससे कुछ कहा भी नहीं था, फिर इसे कैसे मालूम चला? कहीं ये मन की बात पढ़ने वाली कोई जादूगरनी तो नहीं है? इससे पहले बड़ी रानी कुछ बोलती, चीकू रानी फिर बोल पड़ी। नहीं दीदी, मैं कोई मन पढ़ने वाली जादूगरनी नहीं हूँ। रानी घबराहट में बोली, छोटी रानी,
आप एक काम कीजिए, आप बगीचे में जाकर मधुमती रानी की सहायता कीजिए। चीकू रानी बगीचे में गई तो उसे एक दासी फूल तोड़ती हुई दिखाई दी। मछली दीदी कहाँ है? अभी तो यही थी, न जाने कहाँ चली गई, शायद बावड़ी की ओर गई होगी। ठीक है, तुम फूल इकट्ठे करो, हम अभी आते हैं। चीकू रानी बावड़ी की तरफ चली गई। उन्हें वहाँ फिर से कई दरवाजे दिखे जो बंद थे, जिनमें से एक दरवाजे पर किसी के अंदर जाने के पैरों के निशान बने हुए थे। जाने के निशान बने हुए हैं, लेकिन आने के कोई निशान नहीं दिख रहे। चीकू रानी जैसे ही दरवाजे की तरफ जाने लगी, तभी पीछे से दासी बुलाने आ गई। रानी जी चलिए, राजकुमार नगर में प्रवेश कर चुके हैं, हम जल्दी से कमरा सजा देते हैं। हाँ चलो। चीकू रानी ने इतिराज के कमरे को सजा दिया। अंजना के साथ लड्डू भी बनवाने लगी। तभी वहाँ मधुमती रानी भी आ गई। मछली दीदी, आप कहाँ थी? हमने आपको कितना ढूंढा। मंजली रानी के भाव कुछ बदल चुके थे। अब हमें क्यों ढूंढ रही थी रानी? हमें आपकी सहायता करनी थी, लेकिन हमने कमरा सजवा दिया है, आप चिंता ना करें। वे दोनों बात ही कर रही होती हैं, तभी महल में राजकुमार इतिराज की जय जयकार की आवाज आने लगती है। लगता है हमारा पुत्र महल में आ गया है, हमें द्वार पर चलना चाहिए। अंजना आरती की थाल लेकर द्वार पर चली जाती हैं। मधुमती और चीकू रानी भी उनके पीछे जा रहे होते हैं। तभी चीकू रानी देखती हैं कि एक दासी फूलों की टोकरी लेकर वहां आ गई है। अरे, ये दासी कौन है? पहले तो हमने इसे यहाँ कभी नहीं देखा। वह दासी मधुमती के पास जाती है। छोटी रानी, मैं ये फूलों की टोकरी कहाँ रखूं? अब हम छोटी रानी नहीं रहे शन्नो, इनसे मिलो। ये चीकू रानी है, इस महल की छोटी रानी। उनके आने के बाद अब मैं मछली रानी बन गई हूँ। चीकू रानी को वह दासी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वह मधुमती रानी से पूछती हैं, मछली दीदी, ये कौन है? ये शन्नो है, हमारे विवाह के समय हमारे मायके से हमारे साथ आई थी, तब से ये हमारे साथ ही हैं। चीकू रानी को दासी के माथे पर एक काला निशान दिखाई देता है। शन्नो बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसके माथे पे काला निशान कैसा? मधुमती रानी शन्नो के माथे पर देखती हैं, तो कोई निशान नहीं होता है। हमें तो कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा है, शायद ये सिर्फ हमें ही एहसास हुआ था। राजा द्वार पर पहले से ही राजकुमार इतिराज की प्रतीक्षा कर रहे थे। सेनापति के साथ राजकुमार द्वार की तरफ आते हैं, तो तीनों रानियां भी राजकुमार के स्वागत के लिए खड़ी थी। राजकुमार सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तभी वो देखते हैं कि चीकू रानी सबके साथ खड़ी थी। बेटा, ये इस महल की छोटी रानी है और आपकी छोटी माता, इनका आशीर्वाद लीजिए। राजकुमार चीकू रानी का आशीर्वाद लेता है। प्रणाम छोटी माता, आपके चेहरे में एक अलग से तेज और आंखों में ममता देखकर मेरा मन प्रसन्न हो उठा। ये सुनकर बड़ी और मंजली रानी जलने लगी। तभी वहाँ शन्नो आ गई और कहने लगी, बड़ी रानी, आपने राजकुमार को फूलों का हार तो पहनाया ही नहीं। हाँ हाँ, लाओ, अभी पहना देती हूँ। शन्नो ने टोकरी आगे करी और अंजना ने जैसे ही फूलों का हार उठाया, टोकरी में से एक काला नाग राजकुमार के पैरों के पास गिर गया। सब अंजना रानी को राजकुमार को हार पहनता देख रहे थे। वह नाग राजकुमार को डसने ही वाला था। अब क्या होगा राजकुमार का, देखते हैं दूसरे भाग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं, तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।